अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम तर तारीफ़ें उस ज़ात के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, रहमान व रहीम है, जो राज़िक़ है, खालिक है, हाकिम है। बादहू बेशुमार दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जिनकी बात सारी बातों से ऊपर, जिनकी मोहब्बत सारी मोहब्बतों से अफजल है। वैसे तो एडुकेट हब की तरफ से इल्मी सेशंस कराए जाते हैं, लेकिन आज इस वर्कशॉप और एसआईआर के कराने का मकसद यही है कि देखा गया कई सारे लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं कि एसआईआर का फॉर्म किस तरह से भरा जाए और इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो किस तरह से भरी जाएं, डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, किस तरह से उनको ढूंढा जाए और फॉर्म को सही तरीके से किस तरह भरा जाए। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इस परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए कई लोग अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। तो यही मकसद है ताकि आप सभी को एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर सारी इंफॉर्मेशन एसआईआर से मुतालिक दे दी जाए और आप अपना फॉर्म अपने आप ही बिना किसी को पैसे दिए, बिना किसी परेशानी के अपने आप खुद भर सकें और अपना फॉर्म अपने बीएलओ तक सबमिट करा सकें बआसानी। ना आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत और ना ही आपको किसी की खुशामदीद करने की ज़रूरत। आप हमारे स्पीकर मिस्टर सुल्तान अहमद जुड़ चुके हैं। आप अभी उनका सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह और आप लोग सभी उनका सेशन ध्यान से सुने। जिनका वोट है वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और बाकी लोगों के लिए, और जिनका वोट नहीं बना वो अपनी फैमिली और अपने बाकी लोगों की मदद के लिए ये सेशन सुने और जानकारी हासिल करें। और सेशन के बाद इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब आसानी दे जाएगा और बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है तो आप बाद में कॉन्टैक्ट नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमारे स्पीकर से गुजारिश करूँगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें और हमें कीमती मालूमात से मुस्तफ़ीद करें। मिस्टर सुल्तान अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम तर तारीफ़ व बुज़ुर्गी उस पाक परवरदिगार के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बादहू लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो मैं एजुकेट की पूरी टीम को बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इस तरह के टॉपिक्स को, इस तरह के मौजू को अपने सेशंस में शामिल किया, अपने दुरूस में शामिल किया। ये इस तरह के सेशंस सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि आज की ज़रूरियात हैं। जो आजकल लोग दीन को सिर्फ नमाज और रोज़े तक महदूद रखते हैं, उससे आगे बढ़कर उनको मुआशरे में क्या चल रहा है ना, अखलाकियात, मुआशरियात, समाजियात, इसके बारे में कुछ भी वो इससे कोसों दूर रहते हैं। तो वो असल दीन नहीं है। असल दीन ये है कि हम अपने अखलाक दुरुस्त करें। हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है, हम अपने मुआशरे को, जो वली रहमानी साहब बहुत कहते हैं कि अब हमें अपने मुआशरे को गिवर बनना है। ठीक है, हमें अपने मुआशरे को क्या दे रहे हैं। तो लिहाजा बात को लंबी ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने मौजू पर आते हैं, जो हमारा एसआईआर का मौजू है। आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने शायद एसआईआर के फॉर्म फिल कर भी लिए होंगे, उसको उसको भरकर जमा कर भी दिया होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं किए हैं और अगर उसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, तो इसलिए इंशाल्लाह आपकी वो कंफ्यूजन वो आपके दुरुस्त उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी।
सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसआईआर आखिर है क्या। देखिए, हमारी इलेक्शन भारत सरकार हुकूमत हिंद में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, है ना। और अलग अलग तरह के इलेक्शन होते हैं। तो उसमें हमारे हिंदुस्तान में 18 साल, हर 18 साल के शख्स को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर 18 साल का अगर कोई हो गया है तो उसको वोट देने का हक हासिल है। तो अब उस वोट का इंतखाब होता है वोटर लिस्ट से। अब उस वोटर लिस्ट में हर महीने, साल 2 साल में, हर बल्कि पूरे मुस्तकिल ये सिलसिला चलता रहता है कि हर वोटर, कुछ वोटर नए जुड़ते हैं और कुछ वोटर आपके इंतकाल कर जाते हैं, तो वोटर का नाम कट जाता है। ये सिलसिला मुस्तकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अब मुस्तकिल सिलसिला चलने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो भारत सरकार की हुकूमत हिंद की वोटर लिस्ट होती है, उसमें काफ़ी सारे नाम ऐसे हो जाते हैं जिनका नाम अभी तक वोटर, जो वोट देने के काबिल तो हो गए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में अभी तक उनका नाम आया नहीं। और काफ़ी सारे नाम ऐसे आ जाते हैं जिनको इस दुनिया से रुखसत हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल है, वो उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट से हटा नहीं है। तो 10, 15, 20 साल बाद ये वोटर लिस्ट बहुत ज़्यादा, इसमें दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये हुकूमत हर 20 साल बाद, 25 साल बाद, 18 साल बाद ये एक एसआईआर का काम करती है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। इसमें हमारी क्या करते हैं कि इसमें जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, हमारी हुकूमत की या हमारे स्टेट की, वो उसको दुरुस्त करती है। कौन वोटर लिस्ट में नया आया है तो उसका सही से नाम जोड़ा जा सके, और अगर किसी का इंतकाल हो गया है या इस दुनिया से जा चुका है, या अगर वो कहीं और स्टेट में था, वो कहीं और उसने अपना ट्रांसफर करवा लिया है या कहीं और चला गया है, इस तरह की चीज़ें अगर कुछ हैं तो वो उस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर सकें। तो सबसे पहले सवाल यही है कि भाई एसआईआर में 2002 की वोटर लिस्ट का जिक्र किया गया है कि 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, उसके बिहाफ पर आपको अपना फॉर्म भरना है। तो 2002 का मतलब ही यही है कि जो हमारा लास्ट एसआईआर हुआ था दिल्ली में, वो सन 2002 में हुआ था। 2002 में एसआईआर हुआ, उसके बाद 2002 के बाद एसआईआर अब हो रहा है। इसका मतलब हमारी आखिरी बार वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया था, वो 2002 में किया गया था। अब इसीलिए जो अब 2026 में एसआईआर किया जा रहा है, इसी वजह से 2002 की वोटर लिस्ट का माना जा रहा है, वो हवाला लिया जा रहा है कि 2002 में हमारी पूरी वोटर लिस्ट ठीक थी, तो अब उसके हवाले से हम अपना आपका एसआईआर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी मालूमात थी एसआईआर के ताल्लुक से। अब एसआईआर के फॉर्म के ताल्लुक से मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके एसआईआर का फॉर्म दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हम एसआईआर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्होंने फिल कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने फिल नहीं किया है वो एक बार फॉर्म को देखकर उसको समझ सकते हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एसआईआर का फॉर्म अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर एसआईआर का फॉर्म दिख रहा होगा। तो ये एसआईआर का फॉर्म है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो एसआईआर का फॉर्म होता है, यहाँ पर आपकी डिटेल दी जाती है। ये आपकी, ये यहाँ पर, ये सबसे ऊपर एसआईआर की आपको डिटेल दी जा रही है। सबसे ऊपर आप देखेंगे इलेक्टर्स नेम दिया हुआ है। जिस भी वोटर का नाम होगा यहाँ पर दिया जा रहा है, एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद एड्रेस आपको दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया जाता है कि भाई आपका अभी के वोटर लिस्ट में 2026 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका कौन सा नंबर है। पार्ट नेम दिया जाता है, एसी नंबर, एसी मतलब होता है आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, वो आपकी कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर एक आपका क्यूआर कोड दिया जाता है। उसके ऊपर हमें बीएलओ का नंबर भी दिया जाता है, नाम और नंबर हमें बीएलओ का दिया जाता है। और आपका क्यूआर कोड के बाद आपका फोटो लगा होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक फोटो की स्पेस दिया जाता है जिसमें आपको अभी का फोटो लगाना है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। आपको एसआईआर में, एक मिनट रुकिए, मुझे एक मिनट दीजिए।
ये देखिए, यहाँ पर आपको एसआईआर का फॉर्म, ये पूरा फॉर्म दिख रहा है। अब ये जो है आपकी डिटेल दी हुई है एसआईआर की, कि भाई आपका, आपकी डिटेल क्या क्या है, ठीक है, जो अभी जिस पर अभी हमने बात की। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 कॉलम है एसआईआर के फॉर्म में, जिसमें बहुत समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से हमें कोई भी एक कॉलम भरना है, या तो हमें फर्स्ट भरेंगे या फिर हम सेकंड कॉलम भरेंगे, ठीक है। जो इंसान फर्स्ट कॉलम भरेगा वो सेकंड कॉलम नहीं भरेगा, और जो इंसान सेकंड कॉलम भरेगा वो फर्स्ट कॉलम नहीं भरेगा। ये बहुत हमें समझने वाली बात है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये हमें सबको फिल करना है। इस कॉलम में हमें सबको फिल करना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके तीनों कॉलम को समझते हैं। एसआईआर में 3 चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि भाई हम 2002 की लिस्ट में हम इतने बड़े थे, 2002 के वक्त कि हमारा वोटर आईडी कार्ड बन चुका था और 2002 की लिस्ट में हम लोगों ने वोट डाला था। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई है कि 2002 की लिस्ट में हमारा वोटर आईडी था। सेकंड कंडीशन ये होती है कि 2002 की लिस्ट में हमारा वोटर आईडी कार्ड तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हम तो छोटे थे, हमारा वोटर आईडी कार्ड तो नहीं था, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से मुराद माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 रिश्ते हैं जिसमें आप वोटर लिस्ट पे और जिस हिसाब से आप भर सकते हैं एफआईआर करते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई हमारा, हम तो इतने बड़े नहीं थे, हमारा तो 2002 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। और पेरेंट्स से मुराद मैं फिर से कहूंगा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है, तीसरी कंडीशन ये है कि भाई ना तो हमारे हमारे ना तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में था और ना ही हमारे माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम एक एक करके तीनों कंडीशन को समझेंगे। पहली कंडीशन पर बात करते हैं। पहली कंडीशन कहती है कि भाई आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला कॉलम फिल नहीं करना है, आपको पहली कंडीशन में यह वाला कॉलम फिल करना है, अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था। तो अगर आपकी इस दूसरी कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं, तो आपको ये वाला कॉलम फिल नहीं करना है, आपको सेकंड कॉलम फिल करना है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कहती है, ना तो हमारा वोटर आईडी में 2002 में नाम था और ना ही हमारे पेरेंट्स का नाम था। उस कंडीशन में आपको ना तो ये वाला कॉलम फिल करना है और ना ही ये वाला कॉलम फिल करना है, आपको सिर्फ ये वाला कॉलम फिल करना है, ठीक है। उसके साथ फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको लगानी है, वो आपको लगाने पड़ेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके कि किस कॉलम में क्या हमें क्या फिल करना है। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हम चाहे कॉलम नंबर 1 भर रहे हैं या कॉलम नंबर 2 भर रहे हैं, हमें इन पूरे कॉलम नंबर 1 में भी और कॉलम नंबर 2 में भी, इस पूरे कॉलम में वो डिटेल फिल करनी है जो हमारे 2002 की लिस्ट में जो हमारे नाम में थी। सपोज किसी का नाम है अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला नाम है किसी का। अब ये उनका क्या है, इनकी स्पेलिंग है ABDULLAH। अब 2002 की लिस्ट में इनके नाम की स्पेलिंग थी ABDULA, अब्दुल्ला ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारी स्पेलिंग गलत हो जाती है। इनकी स्पेलिंग थी ABDULA, अब्दुल्ला, इस तरह से इनकी स्पेलिंग थी 2002 में। लेकिन इन्होंने बाद में, जब इनको लगा कि मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, तो 2002 के बाद कभी भी, 2010 में, 15 में, 20 में, कभी भी, या अभी आज भी 2026 में भी, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एप्लीकेशन दी कि जी हमारा ये नाम गलत है, इसको आप गलत हटा दें और हमारा सही नाम है ABDULLAH, हमारा सही नाम अब्दुल्ला है, आप इसको सही कर दें। अब क्या हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम सारा सही हो गया, अब्दुल्ला नाम हो गया। लेकिन 2002 की जो वोटर लिस्ट थी, उनकी उस वोटर लिस्ट में नाम था अब्दुल्ला ABDULA। तो आपको क्या करना है, जो हमें ये पहला कॉलम फिल करना है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इसमें 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा गलत नाम था, गलत नाम की स्पेलिंग था, उसी को हमें फिल करना है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अगर हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हम ऊपर वाले कॉलम फिल कर रहे हैं, तो जो गलत नाम था, अगर हमारे पिछले 2002 में गलत नाम भी है, तो हम गलत नाम फिल करेंगे, लेकिन वही नाम फिल करेंगे जो हमारा लिस्ट में नाम पहले से थे।
इसके अलावा हम अभी का सही वाला नाम हम उसमें फिल नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बात हुई इन कॉलम्स की। अगर आप पहला कॉलम भर रहे हैं या दूसरा कॉलम भर रहे हैं, कोई सा भी कॉलम भर रहे हैं, आप 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, है ना, चाहे आपका नाम गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कॉलम नंबर 3 भर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 भर रहे हैं, तो आपको ये वाला कॉलम, कि अब जो अभी आपका वोटर आईडी कार्ड है 2026 में, जो अभी आपका वोटर आईडी कार्ड है, उसके मुताबिक आपको तीसरा कॉलम भरना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। पहला कॉलम भरना है या दूसरा कॉलम, इन दोनों में से कोई एक कॉलम ही हमें भरना है, दोनों कॉलम हमें नहीं भरने। तो ये अगर हम पहला कॉलम भर रहे हैं तो भी, दूसरा कॉलम भर रहे हैं तो भी, ये हमें 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक भरना है, चाहे उसमें हमारा नाम गलत ही क्यों नहीं है। स्पेलिंग अगर गलत है तो हम गलत स्पेलिंग भरेंगे, लेकिन 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम तीसरा कॉलम भर रहे हैं, तो तीसरा कॉलम सबको फिल करना है, और ये तीसरा कॉलम हमें जो अभी की नए हमारे वोटर लिस्ट है, वोटर आईडी कार्ड से देखकर भरना है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं इन कॉलम्स में भरना क्या है। पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, कि जी हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। ठीक है, तो आपको कॉलम नंबर 1 फिल करना है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इलेक्टर नेम। ठीक है, इलेक्टर नेम। इसमें आपको मैंने वही बताया, जो आपका नाम 2002 की लिस्ट में था, आपको वही फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सही नाम अपने हिसाब से, अगर सही स्पेलिंग फिल नहीं करनी, आपको ये नहीं सोचना कि भाई हमारे हम गलत स्पेलिंग फिल करेंगे तो हमारा वोटर आई कार्ड में नाम गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि भाई 2002 में हमारा नाम था, तो अगर हम सही स्पेलिंग फिल नहीं करेंगे तो वो उससे मैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पहले कॉलम में इलेक्टर नेम में आप फिल करेंगे कि भाई हमारा नाम था। ठीक है, और हम अपना नाम फिल करेंगे, जैसे हमने अब्दुल्ला का एग्जांपल लिया था, तो ABDULA, ये अब्दुल्ला की स्पेलिंग थी, मान लीजिए 2002 में। ठीक है, तो उसमें हम ये वाली फिले। अब यहाँ पर हम ABDULA अब ऐसे ही फिल करेंगे, सही स्पेलिंग हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। उसके बाद आता है एपिक नंबर। ठीक है, एपिक नंबर 2002 की लिस्ट में अगर आपके पास मौजूद है तो आप फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास एपिक नंबर मौजूद नहीं है तो आप फिल नहीं करेंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप लिखें, और नहीं मौजूद तो आप नहीं लिखें, इसको छोड़ दें। क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट है, उसमें बहुत सारी लिस्टें ऐसी हैं जहाँ पर एपिक नंबर मौजूद नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एपिक नंबर के कॉलम को खाली छोड़ देंगे, और उसमें इस तरह से डैश लगा देंगे। ठीक है, तो पहले नाम नंबर पे नाम आएगा 2002 वाला, उसके बाद एपिक नंबर आएगा। एपिक नंबर 2002 की लिस्ट के मुताबिक आएगा। मैं आपको भी बता दूंगा एपिक नंबर आप कहाँ से देख सकते हैं 2002 का। उसके बाद आपका रिलेटिव नेम आएगा, आप अपने माता पिता का नाम लिख देंगे। 2002 की वोटर लिस्ट में आपके नाम के आगे ही एक नाम लिखा होगा। मैं आपको 2002 की वोटर लिस्ट अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। ये देखिए, ये 2002 की वोटर लिस्ट है ना, एक कोई भी रैंडम हमने वोटर लिस्ट निकाली है। इसमें देखिए, यहाँ पर पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इलेक्टर रोल 2002, ऊपर देखिए है ना, इलेक्टर रोल लिखना है 2002 का, दिल्ली। ये दिल्ली का सिलंबर विधानसभा की एक लिस्ट है 2002 की। तो इसमें हमें सबसे पहले 3 चीजें देखनी है। इसमें एक तो हमें देखनी है असेंबली नंबर। देखिए असेंबली नंबर हमारी 49 है, पता है, 49। उसके बाद दूसरी चीज देखनी है हमें पार्ट नंबर। इसमें हमारा ये पार्ट नंबर 50 है। मतलब ये आपका पार्ट नंबर अलग अलग हो सकता है ना। इसी तरह अगर आप ओखला से हैं तो आप यहाँ पर ओखला असेंबली होगा, ओखला का नंबर कोई और होगा। अब दरियागंज से हैं आप तो कुछ और होगा। आप कहीं से भी हैं, इवन आप दिल्ली के बाहर के भी हैं, तो आप अपनी स्टेट की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उसमें असेंबली नंबर अलग होगा। उसके बाद हर असेंबली में कुछ पार्ट्स होते हैं, तो आपका असेंबली का पार्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक असेंबली नंबर और एक पार्ट नंबर, दो चीजें। तीसरी चीज इसमें जरूरी है आपका सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीरियल नंबर होता है आपके ये जो आपके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला नाम है शहजाद खान। ये शहजाद खान नाम है इनका, तो अब इनका सीरियल नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, सीरियल नंबर 8 है, इनका नाम है
जैतून जातून निसा। अब देखिए ये फ़ोन नाम इनका गलत है ना? इनका नाम जैतून निसा होगा शायद, इन्होंने फिर बाद में सही कराया होगा। लेकिन अभी ये JATOON जो है जैतून निसा ही लिखेंगे, है ना? सही नाम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे सीरियल नंबर है। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, असेंबली नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ठीक है? उसके बाद यहाँ हमारा नाम होता है, नाम के बाद यहाँ हमारा फादर या हस्बैंड का नेम होता है, ठीक है? देखिए, एफ से फादर, एच से हस्बैंड। तो यहाँ पर जैसे ये शहजाद खान है, इनका फादर नेम लिखा हुआ है वली मोहम्मद, ठीक है? और अकबरी बेगम है, इनका हस्बैंड नेम लिखा हुआ है शहजाद खान। उसके बाद यहाँ पर आपका मेल या फीमेल आता है, यहाँ पर एज आती है, और यहाँ पर आपके एपिक नंबर लिखे हुए होते हैं। एपिक नंबर आपका DL, ये लिखा है DL04049, ये सबका कॉमन है। तो आप उसके बाद 138, ये सबका एपिक नंबर अलग अलग है। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जिनके पास एपिक नंबर ही नहीं है। देखिए जैसे ये वाले कुछ नाम है, इनका एपिक नंबर यहाँ पर नहीं है, तो जो यहाँ पर हमने एपिक नंबर वाला कॉलम किया है, इसको आप खाली छोड़ देंगे। ये हमने बताया था कि जिसके पास एपिक नंबर है वो एपिक नंबर लिखेंगे। एपिक नंबर कौन सा वाला? ये हमारा जो साइड में है, ठीक है? ये वाला एपिक नंबर हम लिखेंगे, ये वाले। लेकिन जिसका एपिक नंबर नहीं है, जिससे इनका नहीं है, ठीक है, तो ये एपिक नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज आती है, उसके बाद आते हैं हम अपने फॉर्म पर। अब देखिए, अब हम रिलेटिव्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर। रिलेटिव्स नेम है यहाँ पर हमारे क्या, अगर हमारे फादर नेम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर फादर का नाम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शहजाद, इनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ, शहजाद खान का, ठीक है? तो अब सबसे फर्स्ट कॉलम में मैं शहजाद खान लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा सेकंड कॉलम में वली मोहम्मद, रिलेटिव्स नेम में, ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे वली मोहम्मद। उसके बाद जी वली मोहम्मद क्या है? हमारे फादर है, मदर है, हस्बैंड है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी हमारे फादर है, ठीक है? तो हम यहाँ पर फादर लिख देंगे। रिलेशन रिलेशन, ठीक है? उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते थे वो आपको डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट आपका दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली। और एसी नेम में आपका, यहाँ पर आपका जैसे हम इनकी बात करें तो यहाँ पर एसी नेम हमारा सीलमपुर है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एसी नेम में सीलमपुर आ जाएगा, ठीक है? इतनी बात हो गई क्लियर सबको? अगर अब मैंने आपसे कहा था कि हमें 3 चीज़ें देखना ज़रूरी है, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है? आपका यहाँ पर एसी नंबर आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा सीलमपुर का एसी नंबर कितना है? 49 है, और पार्ट नंबर हमारा इसमें 15 है, ठीक है? तो इसमें हम एसी नंबर लिख देंगे 49 और पार्ट नंबर लिख देंगे 15। उसके बाद यहाँ हमें सीरियल नंबर लिखना है। भाई सीरियल नंबर कौन सा है हमारा? जिससे हम सीरियल नंबर 1 की डिटेल फिल करें तो हम यहाँ 1। अगर हमारा नाम कहीं नीचे है, मान लीजिए हमारा नाम हमारे सीरियल 10वें नंबर पर है, 100 नंबर पर है, 120 नंबर पर है, 420 नंबर पर है, 802 नंबर पर है, जिस भी हमारे सीरियल नंबर पे नाम है वो सीरियल नंबर हम यहाँ लिख देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा BLO फॉर्म सबमिट करेंगे या हमारे फॉर्म का आगे प्रोसेस किया जाएगा, वो इन 3 चीज़ों से ही हमारे फॉर्म को देखा जाएगा। वो हमारा सर्च करेंगे असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। वो सर्च करेंगे तो उनकी ये डिटेल आ जाएगी जो हम डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो वो मैच करेंगे कि जी हाँ ये डिटेल ये सही है या नहीं। अगर सही है तो हमारा फॉर्म ओके हो जाएगा। तो वो सब एक-एक चीज़ चेक नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये चेक करेंगे जो आपने यहाँ डिटेल दी है, वो इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो वो स्पेलिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही। और जब वो यहाँ की डिटेल सर्च करेंगे तो वो तो आपकी गलत स्पेलिंग आएगी। यहाँ पर आपको गलत स्पेलिंग भरनी है, यहाँ की आपको डिटेल मैच होनी चाहिए। ठीक है? तो ये पहला केस हुआ उन लोगों के लिए जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था। अब दूसरे केस पर बात करते हैं। दूसरा केस आता है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था। ठीक है? भाई पहला केस हमने देख लिया कि हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था, हमें पहला कॉलम फिल करना है। अब दूसरे केस में आते हैं, हमारा नाम तो 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स, मैं फिर से कहूंगा, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, है ना, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 के बिहाफ पर हम भर सकते हैं। हस्बैंड के बिहाफ पर हम दूसरा कॉलम फिल नहीं कर सकते। ठीक है? बहुत सारे जो खातन होती हैं, शादीशुदा होती हैं, वो सोचती है कि हम यहाँ पर अपने हस्बैंड के बिहाफ पर करते हैं कि हमारे हस्बैंड का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था। ठीक है? तो उनको नहीं करना, वो ऐसे नहीं करना, हस्बैंड के बिहाफ पर नहीं करना। ठीक है? अब तो दूसरा जो चीज़ है, हमारा नाम तो नहीं था, हम 18 साल के नहीं थे, हमारा ये है तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स का नाम था, तो हमें ये हमारा कॉलम फिल करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं। बहुत सारी खातन ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई है वो यूपी की है ना? अब यूपी की है और उनके 2002 में यूपी में उनका नाम था, लेकिन उनकी शादी होकर वो दिल्ली आ जाती हैं, और दिल्ली में आने के बाद जो 2026 अभी का वोटर लिस्ट है उनको दिल्ली में FIR करवाना है।
तो उनका माता उनके जो फादर मदर हैं उनका नाम तो यूपी में होगा, तो वो यहाँ पर वो अपने फादर मदर की यूपी की ही डिटेल 2002 की फिल करेंगे। ठीक है, अपने हस्बैंड की डिटेल फिल नहीं करनी है। तो अब दूसरे केस की बात करते हैं। हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वही हमें सेम करना है। अपना नाम सबसे पहले यहाँ नेम लिखना है। अब यहाँ पर नेम में हमारा नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें डिटेल लिखनी है उन लोगों की जो हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी हैं, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। मान लीजिए मेरे फादर हैं, उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर नाम लिखूंगा अपने फादर का। ध्यान रहे, अपने फादर का नाम लिखना है हमें, हमारा नाम नहीं लिखना, या मदर का, दादा का, दादी का, किसी का भी, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है। उसके बाद यहाँ पर एपिक नंबर आएगा, सेम इसी की तरह आएगा। ठीक है, अगर एपिक नंबर है तो लिख लेंगे, और नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और वो हमें कहाँ मिलेगा, हमें 2002 की लिस्ट में मिलेगा। ये है, अगर एपिक नंबर है तो लिख लेंगे, और नहीं है ये तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर रिलेटिव्स नेम। ये बहुत ध्यान से समझना है। रिलेटिव्स नेम में क्या होगा, यहाँ पर आपके जो रिलेटिव्स नेम लिखा हुआ है ना, जिससे आप अगर अपने फादर का नाम फिल अगर आप अपने फादर का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने फादर के बिहाफ पर भर रहे हैं, तो रिलेटिव्स नेम में आपके फादर के फादर का नाम आएगा। ठीक है, यानी कि आपके दादा का नाम। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपनी मदर का नाम फिल कर रहे हैं, ठीक है, और आपके मदर की 2002 की वोटर लिस्ट में आपकी मदर के नाम के सामने यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर वो आपके फिर आप यहाँ पर आपके मदर के हस्बैंड का आएगा, यानी कि आपके फादर का नाम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फादर के नाम से फिल कर रहे हैं तो आपके दादा का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके फादर का नाम 2002 की लिस्ट में है, तो यहाँ पर आपके फादर का नाम, और यहाँ पर आपके फादर के फादर का यानी कि दादा का नाम। ठीक है, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप आएगी वो आपके फादर से उनकी क्या रिलेशनशिप है, वो आपके फादर के तो फादर ही हुए, तो यहाँ पर फादर आएगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। यहाँ पर हमें नाम लिखना है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में शामिल है, हमारे माता पिता। अब मैं पेरेंट्स से एक एग्जांपल ले लेता हूँ फादर का। ठीक है, फादर जब मैं कहूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं फादर मदर दादा दादी नाना नानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए अब मान लीजिए हम अपने फादर के यहाँ पर करें, तो यहाँ पर हमारे फादर का नाम, यहाँ पर अगर हम उनका एपिक नंबर अवेलेबल है। अच्छा, एपिक नंबर कैसे लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एपिक नंबर यहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ है DL04049, है ना, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम लिखेंगे DL। ठीक है, पहले हम लिखेंगे DL/04/049। ठीक है, इस तरह से हमारा वो नंबर है। उसके बाद ये जो है हमारा उसके बाद ये नंबर है, जो भी आपका नंबर है 138323। उसके बाद यहाँ पर हम एक और ऑब्लिक लगाएंगे, और 138238, जो भी आपका वोटर आई डी कार्ड नंबर है, ये पूरा एपिक नंबर आपका इस कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में। ठीक है, चाहे आप ये वाली डिटेल फिल कर रहे हो या ये वाली डिटेल फिल कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। अब यहाँ पर हमने अपने फादर का नाम लिख दिया, यहाँ पे अपने अपने फादर का एपिक नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमारे दादा का नाम, यानी कि फादर के फादर का नाम। ठीक है, हमारे दादा का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप हमें अपने अपने आप से नहीं बताना, हमें इनसे बताना है जिनकी हम डिटेल फिल कर रहे हैं। तो हमारे फादर के दो फादर ही हुए, तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप में भी फादर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, भाई किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा था, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। उसके बाद स्टेट लिख देंगे, है ना। अगर आपके फादर मदर का नाम दिल्ली में ही था तो आप दिल्ली लिख देंगे, यूपी का था तो आप यूपी लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर एसी नेम आएगा, वही हमारी सीलमपुर है, ओखला है, जो भी आपकी एसी नंबर है, या अगर आपकी यूपी की कोई ऐसी है असेंबली है तो आप वहाँ पर लिख देंगे। सेम एसी नंबर और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, है ना, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम किसकी लिखेंगे, अपने फादर की। ये फादर मदर दादा दादी नाना नानी की क्या लिखेंगे, भाई कौन सी असेंबली में थे, असेंबली के कौन से पार्ट में थे, और उनका सीरियल नंबर क्या था। जैसे मान लीजिए ये हमारे एक ले लेते हैं, जैसे इसमें एक नाम लिखा हुआ है, ये ले लेते हैं नासिर अली, ये ले लेते हैं नासिर अली नाम है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे फादर हैं और उनका हम ना 2002 में नाम है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम में नासिर अली लिखेंगे। उसके बाद नासिर अली के फादर हैं कैसर अली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नासिर अली। उसके बाद यहाँ यहाँ पर हम लिखेंगे कैसर अली तीसरे कॉलम में, और यहाँ पर लिख देंगे हम फादर, केवल उनके फादर हैं। ठीक है, अब नासिर अली क्या एपिक नंबर हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, नासिर अली ही, नासिर अली का एपिक नंबर हमें दिया हुआ है।
तो ये वाला एपिक नंबर है, इनका नासिर अली का हम एपिक नंबर लिख देंगे। उसके बाद नासिर अली का जो सीरियल नंबर है वो है 18। ठीक है, तो हम अपने फादर का सीरियल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, भाई सीरियल नंबर 18, जो भी हमारे फादर का सीरियल नंबर है। ठीक है, 18, 20, 2200, 200। ठीक है, पार्ट नंबर हमारा जो भी पार्ट नंबर है, और असेंबली नंबर जो भी हमारा असेंबली नंबर है। ठीक है, जो भी हमारा असेंबली नंबर है वो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला स्टेप था एसआईआर को फॉर्म को फिल करने का। या तो हम ये वाला कॉलम फिल करेंगे, या फिर ये वाला फिल करेंगे। ठीक है, दोनों फिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हुआ पहला स्टेप एसआईआर को ऊपर का फॉर्म। अब आते हैं तीसरे पोर्शन पर, ये सबसे इजी पोर्शन है। ठीक है, और इसको सबको फिल करना है, कि कोई ऐसा नहीं है जिसको इसको छोड़ना हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ कब लिखा गया है, इसमें आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के कॉलम दिए हुए हैं अलग अलग, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं। इसमें आपको डेट, मंथ और ईयर, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000 की है, तो यहाँ पर 01 है, यहाँ पर आप लिखेंगे 01/01/2000। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 2003 की है, तो आप लिखेंगे 27 दिसंबर, 12 महीना, 2003। ठीक है, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें लिखना है आधार नंबर। ये हमारा आधार नंबर है, ऑप्शनल है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिखना चाहे लिख सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर लिखना है, जो भी हमारा आधार नंबर है सही से देख कर। थर्ड नंबर पर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो ये हमारा मोबाइल नंबर आएगा थर्ड नंबर पर, है ना। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हमारा वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो तो बहुत ज़्यादा, तो वही वोटर आईडी कार्ड वाला ही लिखना। उसके बाद हमारा फादर्स नेम आएगा, गार्जियंस नेम। अब यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना वो फादर नेम लिखना है जो आपके अभी के फादर नेम है ना। जिससे अगर आपके फादर हैं अभी, और फादर का वोटर आईडी कार्ड है, तो आप यहाँ पर फादर के वोटर आईडी कार्ड में जो आपके फादर का नाम है वो लिखें। और यहाँ पर नीचे कह रहा है फादर का एपिक नंबर, है ना। अब यहाँ पर इस कॉलम में 2002 का कुछ भी नहीं लिखना है, इस कॉलम में सारा अभी का लिखना है, 2026 का। ठीक है, इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हमारे फादर का एपिक नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो अगर हमारे फादर का एपिक नंबर मौजूद है तो हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर हम अपने फादर का नाम लिख देंगे। ठीक है, और एपिक नंबर अगर मौजूद नहीं है, वोटर आईडी कार्ड मौजूद नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, और यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख देंगे। उसके बाद हमारी मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो हम उसके बाद अपनी मदर का नाम भी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे। ठीक है, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर। अगर मदर का नाम हम यहाँ लिखेंगे, फादर मदर का नाम तो लिखना कंपलसरी है, लेकिन उनका एपिक नंबर आप अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि एपिक नंबर में लिखा हुआ है इफ अवेलेबल। लेकिन मदर्स नेम के आगे, फादर्स नेम के आगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया। उसके बाद फादर नेम लिख देंगे, यहाँ पर हमारा फादर का एपिक नंबर आएगा। उसके बाद मदर्स नेम आएगा, मदर्स का एपिक नंबर आएगा। उसके बाद आता है स्पोज नेम, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का नाम। अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर आप मेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और इस कॉलम में फिर नीचे आता है स्पोर्ट का एपिक नंबर। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और उसका एपिक नंबर है, तो आप एपिक नंबर यहाँ लिख सकते हैं, और अगर एपिक नंबर नहीं है तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, लास्ट के दो कॉलम अगर आपकी मैरिड हैं, तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर एपिक नंबर लिख देंगे, अगर एपिक नंबर मौजूद है तो। अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो हमारा फोटो दिया हुआ है, उसके बराबर में हमें करंट फोटो चिपकाना है। ठीक है, जो हमारा ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, क्योंकि बीएलओ जो है वाइट बैकग्राउंड में ही फोटो मांगता है। उसके साथ साथ जो ख्वातीन हैं, उनके फोटो मांगे जा रहे हैं, कान खुले होने चाहिए, फोटो में कान दिखने चाहिए। तो वो ऐसा फोटो खिंचवा लें जिसमें उनके कान दिख रहे हों। ठीक है, आप हिजाब करें, प्रॉपर हिजाब करें अगर आप हिजाब में हैं, लेकिन बस आप अपने कान खुलवा लें। ठीक है, क्योंकि बीएलओ जो है वो कान खुले हुए फोटो मांगते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, जो आप अपना जो भी आपका अभी रिसेंट होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि भाई आप 4-5 साल पुराना फोटो देते हैं, आप कोशिश करें रिसेंट दें, वाइट बैकग्राउंड के साथ दें। तो अगर आप खातन हैं तो आप अपना कान आपके दिखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिजाब का मसला होता है खातन के साथ, अक्सर खातन के कान दिख जाते हैं, है ना। मर्द हजरात के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और आप अगर हैं तो कोई कैप वगैरह ना लगा रखा हो फोटो में, नॉर्मल फोटो खिंचवाएं, और आप अपने यहाँ पे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाएं, और आपको इस फॉर्म को फिर हो गया। लास्ट में
आपको नीचे यहाँ पर साइन करनी है। ठीक है, साइन कर दें लास्ट में। हाँ, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप मौजूद नहीं हो, एनी एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, अगर आप मौजूद नहीं है तो आपको कोई भी फैमिली मेंबर साइन कर सकता है। बस ब्रैकेट में लिख दे कि भाई हाँ हम साइन कर देंगे। जैसे आपकी मदर का ये फॉर्म है ना, आपकी मदर का फॉर्म है, आपकी मदर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद अपने साइन कर दें, है ना, और उनको बता दें, कुछ भी अपनी साइन कर दें और ब्रैकेट में लिख दें कि जी हम उनके सन हैं। ठीक है, सन में उनके साइन करेंगे। ठीक है, या आपके या आपके बस ऐसे जो भी आप हैं उनके, वो ब्रैकेट में लिख दें कि हम उनके ये हैं जिन्होंने साइन करे। वैसे तो अगर जिनका फॉर्म है उनसे साइन करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। उसके बाद हाँ, उस सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको एसआईआर फॉर्म को फिल करने से पहले इस पूरे फॉर्म की कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी करा के रख लेनी है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आपका फॉर्म गलत होता है तो आपका असली फॉर्म खराब नहीं होगा, जो आपका फॉर्म फोटोकॉपी होगी वो खराब होगी। उसके बाद आपको इसकी एक इसको एफआईआर को फॉर्म को और इसकी एक कॉपी को, 2 फॉर्म अपने बीएलओ के पास लेकर जाने हैं। बहुत सारे बीएलओ ने 2-2 फॉर्म बांटे हैं, कई बीएलओ ने एक ही फॉर्म बांटा है। हमारे इधर जो हमारा इलाका है इसमें बीएलओ ने एक ही फॉर्म बांटा है। तो एक फॉर्म की फोटोकॉपी हम खुद कराकर बीएलओ के पास लेके जा रहे हैं। 2 फॉर्म हमें इसलिए लेकर जाने हैं कि एक फॉर्म हमें बीएलओ अपने पास रख लेंगे, एक फॉर्म बी यहाँ पर बीएलओ के साइन होंगे, है ना, यहाँ पर बीएलओ के साइन कराकर, बीएलओ के साइन करने के बाद वो बीएलओ हमें वो फॉर्म हमें दे देगी। तो हमारे पास ये प्रूफ होगा कि हमने वो एफआईआर का फॉर्म सबमिट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही फॉर्म लेकर जाएं और वो हम बीएलओ को सबमिट कर दें तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रह जाता कि हमारे पास हमने फॉर्म सबमिट किया है या नहीं किया। बाई चांस अगर बीएलओ से वो फॉर्म खो जाता है या उसको सबमिट नहीं हो पाता तो हम किस बिहाफ पर ये कहेंगे कि हमने फॉर्म सबमिट किया है। इसलिए हमें 2 फॉर्म लेकर जाने हैं। अगर बीएलओ ने एक ही फॉर्म दिया है तो इसकी एक और फोटोकॉपी करवा लें, उसको भी सही से अच्छी तरीके से भर कर लेके जाएं और यहाँ पर बीएलओ के साइन करवाकर उसको संभाल कर, जब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। उसके बाद सारा ये 29 जुलाई तक ये प्रोसेस चल रहा है। 29 जुलाई के बाद 8 अगस्त की डेट है, 8 या फिर 4 अगस्त की डेट है, जिसमें आपकी एक ड्राफ्ट लिस्ट वोट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्राफ्ट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। 8 या फिर 4 अगस्त को एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उसमें क्या होगा, वो फाइनल लिस्ट नहीं होगी, वो ड्राफ्ट लिस्ट होगी। ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट में मतलब अगर आप देख लें उसमें आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने एफआईआर का फॉर्म फिल किया है उनका नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई ऐसा होता है कि वो एफआईआर का फॉर्म सबमिट किया है ना, मिसप्लेस हो गया, खो गया या सही से सबमिट नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो लोगों का नाम उससे उसमें से ड्राफ्ट लिस्ट में से हट सकता है। तो जब 8 तारीख को या फिर 4 तारीख को एक डेट है, अभी मेरे ध्यान से निकल रही है, मैं आप मुझे होल्ड कीजिए, मैं आपको उस डेट वाले ही उस डेट के कॉलम पर, डेट के पेज पर ले चलता हूँ जो हमारी डेट है। ये देखिए, ये हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस निकला हुआ है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का नोटिस है और इन्होंने बता रखा है कि भाई किस किस डेट में आपका एफआईआर का, तो आपका ये जो है प्रिपेयरिंग टाइमिंग जो है एफआईआर की, वो 20 जून से लेकर आपकी 29 जून तक है। ठीक है ना, तो 20 जून से लेकर 29 जून तक आपकी प्रिपेयरिंग टाइमिंग, मतलब आपकी एफआईआर की तैयारी हुई। उसके बाद हाउस टू हाउस बीएलओ का विजिट होगा 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक। ठीक है, तो यानी कि 29 जुलाई तक आप अपने एफआईआर के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि 29 जुलाई तो आप 29 जुलाई को ही कर, भाई आप, है ना, क्योंकि जो हमारे बीएलओ हैं, आप बीएलओ को फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो हमारे बीएलओ को सिर्फ सबमिट करने का मतलब ये नहीं है फॉर्म सबमिट हो गया।
हमारे बीएलओ का काम ये होता है कि हमारे फॉर्म की एंट्री देखे और उससे उसको डिजिटलाइज यानी कि कंप्यूटराइज उसको कंप्यूटर में उसको फिल करे। तो बीएलओ के पास भी बहुत काम रहता है। अगर हमने हमारे बीएलओ के पास फॉर्म सबमिट कर दिया लेकिन हमारे बीएलओ ने उसको डिजिटलाइज यानी कि कंप्यूटर में सेव नहीं करा तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो 29 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप 15 या 20 तारीख तक उसको अपने फॉर्म को सबमिट कर दें ताकि हमारे बीएलओ के पास 10-12 दिन आराम से हो जिसमें वो हमारा फॉर्म आराम से देख सके। ठीक है। उसके बाद 30 से लेकर 29 जुलाई तक हमारे फॉर्म सबमिट होंगे। उसके बाद एक पोलिंग स्टेशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन 29 जुलाई को हो जाएगा। 29 जुलाई को सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है ना, यानी कि ड्राफ्ट लिस्ट देखिए 5 तारीख 8वां महीना 5 तारीख है ना, मैं कंफ्यूज था तारीख में। ये 5 तारीख को 5 अगस्त को एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें हमारी जो ड्राफ्ट लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट नहीं होगी, वो ड्राफ्ट लिस्ट होगी। ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब ये है कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, आप इसमें देख लें हम फाइनल लिस्ट इसी की तरह होने वाली है। अगर आपका नाम रह गया है तो आप अभी बता दें, वरना फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी फिर उसमें नहीं जुड़ जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट में तो भी आपका नाम कुछ करेक्शन हो सकती है। तो 5 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। 5 तारीख को वो लिस्ट जब आएगी तो 5, 6, 7 तारीख में दो 4 दिन में उस लिस्ट को सभी अच्छे से देख लें कि जिन जिनका आपने फॉर्म सबमिट किया है उन सबका नाम एफआईआर में उस सबका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। उसके बाद 5 तारीख के बाद आपको एक ऑब्जेक्शन की विंडो दी जाएगी। 5 अगस्त से लेकर 4 नवंबर अगस्त सितंबर तक, 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। भाई अगर 5 तारीख में जो वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें मुझे आपका नाम नहीं आया है तो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप अब भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद नोटिस फेज डिस्पोजल ऑफ क्लेम एप्लीकेशन, तो 5/8 से लेके 10 तारीख तक का। ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल, जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 7 अक्टूबर को आएगी। तो जो 7 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आनी है उसमें आपका नाम आना चाहिए। ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि 29 जुलाई तक हमारा एफआईआर चलेगा। 29 जुलाई तक हम एफआईआर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 20 तारीख तक अपने फॉर्म सबमिट कर दें। उसके बाद 8 अगस्त को है ना, 8 अगस्त, सॉरी, 5 अगस्त, 5 अगस्त को एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होगी, उसमें हमारा नाम आना चाहिए। अगर उसमें हमारा नाम नहीं आया है तो यानी कि 5/8 से लेकर 4/9 तक हमारे पास टाइम है, हम उसमें अपने नाम को करेक्शन करवा दें, दोबारा फिल कर दें। उसके बाद 4/9 के बाद कोई टाइम नहीं रहेगा, फिर 7 तारीख 10वां महीना। ठीक है। 7 तारीख 10वां महीना 2026 को ये फाइनल लिस्ट आएगी। और इस डेट में हमारी जो वोटर लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम होना चाहिए। तो जिसमें इस लिस्ट में जिसका नाम आ गया वो फाइनल हो गया, और जिसमें नहीं आया वो एफआईआर की प्रक्रिया में यानी कि उसकी चूक हो गई और वो अपना नाम जुड़वा नहीं सकते। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या आप तो अगर मामले हम दे भी सकते हैं आपको। ठीक है। तो ये एफआईआर का पूरा चीज थी। एक चीज और, 2 तरह से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, एक ऑफलाइन फिल हो रहे हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन फॉर्म तो आप कैसे करेंगे भाई, सबसे पहली बात आप ये देख लें, देखिए आप ऑनलाइन कर दें ऑफलाइन कर दें, ठीक है, कोई एक फॉर्म आपको फिल करना जरूरी है। आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, आपकी बीएलओ आपके पास आएगी, आप बीएलओ के पास जाएंगे, है ना, जो भी आपके बीएलओ है वो आएंगे, वो आपको फॉर्म देंगे, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और अपने बीएलओ को वापस दे देंगे। यह ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ECIGOV है ना, इसकी हमने पूरी वीडियो अलग से बना रखी है, आपको हम शेयर कर देंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है। वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की ECIGOV इन करके, इस वेबसाइट पे जाकर आपको ये पूरा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है। कैसे सबमिट करना है ऑनलाइन फॉर्म उसको हम आपको बता देंगे, पूरी आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो ऑनलाइन तो आप अपने बीएलओ के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में आपको अपने बीएलओ की नीड पड़ेगी। ठीक है। तो बीएलओ से पहले आप फॉर्म लेंगे, उसके बाद उसको फिल करेंगे और वापस अपने बीएलओ को सबमिट करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो बीएलओ का कहना तो ये है कि अगर आप ना भी करो तो चलेगा लेकिन कर दो। ठीक है। एहतियात के तौर पर आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट जरूर करें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो भी, और ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो भी, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे तो भी ऑफलाइन फॉर्म आप जरूर सबमिट करें, क्योंकि एहतियाती तौर पर कर दें आप, है ना, बाई चांस ऑनलाइन फॉर्म में कुछ नहीं हुआ तो ऑफलाइन फॉर्म में बीएलओ की एंड से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है।
ऑनलाइन भी आप कर दें, डबल डबल फॉर्म हो जाए, इसमें डबलिंग की कुछ नहीं होगा। आप आराम से बेफिक्र होकर ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर दें, नहीं करना चाहे नहीं करें, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म जरूर सबमिट करें। ठीक है। तो ये दो तरह से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन का प्रोसेस मैंने पूरा आपको इस वीडियो इस वर्कशॉप में बताया। ऑनलाइन के लिए हम पूरे हमारे हमने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने आपको डेट्स बता दी हैं। ठीक है। इसमें बिल्कुल भी बिल्कुल भी बेहतियाती ना बरतें। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जब एफआईआर की प्रक्रिया चल रही होती है तो मस्जिदों में ऐलान किया जाता है कि भाई एफआईआर के फॉर्म भर रहे हैं, आंसर ले लो। जो खासकर हमारा इलाका है वो बहुत इसमें अच्छी तरह से इसमें पूरा एक्टिव है। ठीक है। तो ये रहना भी चाहिए। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि लोग मसाजिदें हैं और जो इलाके के लोग हैं, एक हमारा ये भी कह रहा हूँ, इस तरह की चीज जो संस्थान हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। ठीक है। तो ये देख तो खास करके जो हम लोग हैं, हम लोगों को तो और बहुत इन सब चीज़ों को एहतियात से भरना है और इनको फिल करना है। तो ये आज की वर्कशॉप थी, इसमें हमने एसआई के बारे में पूरा बताया। उम्मीद करते हैं कि आप जो हमने बताया है वो हम अच्छी तरह से अपनी बात को समझा सकेंगे, समझा पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थोड़ा सा अभी ईशा की नमाज में थोड़ा वक्त है, हम थोड़ी देर का क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई डाउट है आपका तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपके पास तो अभी लिस्ट थी, उसमें जैसे सीलमपुर की साइड के सारी इंफॉर्मेशन थी, तो ये किसी इंसान के पास कैसे आएगी? यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हैं, तो इसमें हमारी लिस्ट कैसे आएगी? देखिए, चलिए मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट कहाँ पर है ना? आपकी जो है आपका नाम कहाँ पर है? आपको मालूम है आपका नाम कहाँ पर था? कौन से उसमें था? कौन से पार्ट में? सर मुझे तो सच में नहीं आइडिया, क्योंकि मेरी तो इस बार पहली वोट होनी थी और हेलो? मैंने मतलब नहीं। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आपके जी, आपके पेरेंट्स का नाम तो होगा ना? आपको अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपका नाम किस दिल्ली के किस इलाके में था? मैं अभी आप 1 मिनट दें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आपको वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी सर वो था विधानसभा, किराड़ी विधानसभा। है। ये देखिए, जैसे जब हम गूगल पर सर्च गूगल पर खोलेंगे तो हम गूगल पर डालेंगे दिल्ली 2002 वोटर लिस्ट। ठीक है। दिल्ली 2002 वोटर लिस्ट जब हम सर्च करेंगे तो दिल्ली की जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऊपर पहली ही साइट पर ये सारी लिस्ट दिल्ली की डाल रखी है। दिल्ली 2002 वोटर लिस्ट हमें सर्च करना है। उसके बाद हम पहली वेबसाइट जब ओपन करेंगे, पहली वेबसाइट हम ओपन करने के बाद ये हमारे पास ये हमसे पहले कोड डालना है। ये जो हमारे कोड दिख रहा है 9 के बाद आगे करेंगे। जब हम आगे जाएंगे तो देखिए ये हमारी सारी विधानसभाएं आ गई। कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी विधानसभा थी। जैसे आपने बताया आपकी किराड़ी विधानसभा थी, कौन सी बताया आपने? जी सर, किराड़ी। हाँ, तो इसमें आपको किराड़ी विधानसभा ढूंढना है पहले। ठीक है। तो इसमें किराड़ी विधानसभा जैसे कि 2002 में वो किराड़ी के नाम से थी या किसी और नाम से थी? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। देखिए इसमें 70 विधानसभा है। ठीक है। तो इसका मतलब और इसमें मुझे किराड़ी दिखने, ये तो ऐसा है कि बहुत ध्यान से देख नहीं रहा हूँ मैं, बस ऊपर तक देख रहा हूँ, दिख नहीं रही है मुझे। लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ये पता करें कि 2002 में जो आपकी विधानसभा थी वो किस नाम से थी। ठीक है। जैसे अब मैं जी मान लीजिए मुझे पता है कि मेरी 2002 में सीलमपुर विधानसभा के नाम से थी, तो अब मैं यहाँ पर सीलमपुर पर आ जाऊंगा। ठीक है। इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारी विधानसभा का नंबर भी कौन सा है।
ठीक है ना। तो अब मैं जब सीलमपुर पर क्लिक करूंगा, सीलमपुर पर क्लिक करने के बाद फिर वो मुझसे पार्ट नंबर पूछेगा, ठीक है, कि भाई आपका सीलमपुर में कौन से पार्ट में थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं, कम से कम इसमें आपके 50 के आसपास पार्ट हैं, 98 नंबर तक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा जो पार्ट है वो 68 है, ये वाला 68 नंबर पार्ट है मेरा। इसमें आपको स्कूल भी दिया हुआ है। आप 2002 में जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछिएगा कि भाई आपकी कौन सी विधानसभा थी, उसके बाद आप कौन से स्कूल में वोट देते थे। जैसे ये वाला है नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, शासकीय पार्ट। उसके बाद एक एक स्कूल में चार चार पांच पांच पार्ट होते हैं, ठीक है। हम जब देखते हैं, जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक एक स्कूल में चार चार पांच पांच लाइन लगी होती है ना, किसी किसी में 10 10 लाइनें भी लगी होती हैं, तो वो सब अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जितने पार्ट हमारे स्कूल में होंगे वो सब नाम से आएंगे, ठीक है। तो ये एक स्कूल के तीन तीन चार चार नाम भी आ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका नाम कौन सी लिस्ट में है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि उस नाम की जिस स्कूल में आप वोट देते हैं उस स्कूल की आपको सारी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी एक एक करके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, ये टी हट ए ब्लॉक नियर शास्त्री पार्क है ना, ऐसे ही ये अलग स्कूल आ रहा है, मार्जिनल भान, ठीक है, ये आ रहा है डीडीए फ्लैट। इसी तरह से सारे स्कूलों के नाम आ रहे हैं जहाँ पर हम वोट डालते हैं। तो जो हमारे स्कूल का नाम आता है ना, ये खासकर ये वाला एरिया लिखा हुआ है इसमें। आप उस एरिया के अकॉर्डिंग उस स्कूल को खोलिए। अब देखिए जैसे ये वाले स्कूल और ये वाले स्कूल दोनों सेम है, बल्कि इसके अगला भी तीसरा भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क है ना, इसका मतलब ये तीनों पार्ट एक ही स्कूल में है। तो अगर आपको नहीं पता कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल शास्त्री पार्क का कोई है, उसको नहीं पता कि हमारी कौन से पार्ट में है, तो वो यहाँ से लिस्ट डाउनलोड करेगा, ठीक है। पहले उसको ये वाली लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाली लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें चेक करना पड़ेगा। चेक करना बस सीधा सिंपल से सर्च कर लेना है, ठीक है। एक एक 10 से 15 सेकंड में सर्च हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की बॉर्डर लिस्ट बहुत ईजी है, क्योंकि यूपी बिहार में, यूपी में तो बहुत नहीं है, उसमें एक एक करके देखना पड़ता है हमें। दिल्ली में तो आप अपने सर्च करेंगे, आप अपना हाउस नंबर सर्च कर लें, है ना, इस नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप अपना हाउस नंबर सर्च कर लें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो लिस्ट थी, ठीक है, जैसे ये हमारी लिस्ट थी, इसमें हम अपना हाउस नंबर सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी का नंबर है, हाउस नंबर है 1400, तो हम 1400 सर्च करेंगे, तो 1400 हाउस नंबर नहीं है, मान लीजिए 1420, 1420 हमने सर्च किया, 1420 ये आ गया। उसके बाद अगला सर्च कर लेंगे, 1420 में हमारा ये आ गया, ठीक है। 1420 हाउस नंबर के जो भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। इसी तरह से आप है ना, उसके बाद अपना देख लें, जो भी आपकी वोटर लिस्ट है आप उसको डाउनलोड करें, तो उसको एक एक करके देख लें, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्ट नंबर कौन सा है, तो आप उसी पार्ट को देख लें। जैसे पार्ट नंबर ये वाला 12 है, सबसे ऊपर ये 12 है, ये 13 है, उसके बाद 14 है। या तो अगर आपको पता है आपके कौन से पार्ट में है, तो आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा पार्ट में है, तो आपका जो स्कूल का नाम है, उस स्कूल की जितनी भी लिस्टें हैं उन सबको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका नाम कौन सी लिस्ट में है, ठीक है। इस तरह से आप लिस्ट देख सकते हैं। पहले आप कंफर्म करें कि आपका जो नाम था वो कौन सी विधानसभा में था। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था, जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं 2002 में उन्होंने जो मतलब वोट दी थी वो यूपी में दी थी, और यहाँ दिल्ली में 2008 में पहली हुई थी, तो अब इसका क्या ऑप्शन होगा कोई? तो इसके लिए आपको यूपी की 2002 की लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है। यूपी की भी 2002 की लिस्ट इंटरनेट पर पड़ी हुई है, जिस तरह से हमने दिल्ली 2002 वोटर लिस्ट सर्च किया, अब यूपी 2002 की वोटर लिस्ट सर्च करें, ठीक है। उसमें भी फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई 2002 में यूपी में आपके कौन सी विधानसभा में थे, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली में 2008 में आए हैं, इसका मतलब दिल्ली में आपका 2002 में वोट वोट था ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो हम अभी ढूंढ रहे थे वो बेकार ढूंढ रहे थे। आपको अपना वोटर लिस्ट 2002 की लिस्ट में यूपी में ढूंढना है, अपने पेरेंट्स का, ठीक है। हाँ सॉरी, जो वो है यूपी में जो एफआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था, ठीक है। तो आपको यूपी की जो दो लिस्ट है वो 2003 में मिलेगी, ठीक है। दिल्ली में एफआईआर 2002 में हुआ था और यूपी में एफआईआर 2003 में हुआ था। तो आपको यूपी की 2003 की एफआईआर की लिस्ट लेनी है, उसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है, सॉरी असेंबली देखनी है, किस असेंबली में आपका वोट था। फिर उसमें आपको पार्ट नंबर देखना है, और पार्ट नंबर देखने के बाद उसमें आपको अपना नाम देखना है, ठीक है। इस तरह से आप यूपी की लिस्ट देख सकते हैं। किसी का और कोई सवाल?
और किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। हम वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है? आप ऑनलाइन फॉर्म के लिए उस लिंक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगर अभी किसी का कोई सवाल नहीं है तो, या फिर अगर किसी का सवाल कोई बाद में भी आता है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही ग्रुप का लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, आप हमारे एडुकेयर हब के ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप उसमें किसी भी एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई मेल फीमेल का मसला है, तो दोनों मेल फीमेल दोनों ही एडमिन हैं ग्रुप में। तो अगर इसका कोई सवाल नहीं है तो हम यहीं पर इंशाल्लाह एंड करेंगे। बाकी एक कोर्स हम शुरू करा रहे हैं एडुकेयर हब की तरफ से ही, किताबत तौहीद का। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप से ज्वाइन होकर आपको ग्रुप में इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि बताया सुल्तान भाई ने, आपको जो ऑनलाइन फॉर्म जिस तरह से सबमिट होगा उसका ग्रुप इंशाल्लाह ग्रुप में ही, उसका यूट्यूब लिंक ग्रुप में ही भेज दिया जाएगा। जो लिंक ग्रुप का आपको चैट बॉक्स में भेजा है, अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है SIR का तो वो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा और उसको वीडियो को देख के आप भर सकते हैं। तो अभी किसी का सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह एंड करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें साबित कदम रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।